हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूबीटी प्लस से असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। 2 क्लासेस ऑलरेडी आप लोग की हो चुकी हैं, जिसमें कि आपने बेसिक पूरा सीख लिया है कि क्या होती है अकाउंटिंग, किस तरह से होती है। तो पहला टॉपिक यही था, व्हाट इज अकाउंटिंग। इसमें आपने बेसिक चीज़ों को समझा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं जो आपके गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग करने के, जो अकाउंट्स के। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो क्या होगी, क्योंकि आपकी जो अब अकाउंटिंग होगी वो पूरी की पूरी डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड होती है। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आप आगे इसमें एमसीक्यूज में मैंने ऐड किए हैं, तो वो भी आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एंड तक वीडियो में जरूर से बने रहिएगा। और ये बैच पूरी तरह से आपके लिए फ्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स साथ आप लोग प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करिए। जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए होंगे, वहाँ पर इसको शेयर कर दिया करिए, इन वीडियोस को, प्लेलिस्ट को। और इसकी जो सेकंड पार्ट कंप्यूटर है, तो दूसरा चैनल जो मेरा है पीवाईक्यू जोन, वहाँ पर उसकी वीडियोस आ रही हैं। तो उनको भी ज़रूर से देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा उन प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर जाकर आप उसको भी देखते रहिए। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 30 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर के वहाँ पे आऊँगी। तो उससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, यूपी का जीके भी और कंप्यूटर की। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम इस टॉपिक को, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो पहले के टाइम में तो रैंडमली आप जो भी किए जाते थे बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस इतना बड़ा होता नहीं था, छोटा मोटा बिजनेस होता था, लोग कम होते थे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता था। तो थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन होते थे, उनको ऐसे ही लिख लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे हम जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए, जैसे जैसे जो है आपका मशीनीकरण हुआ, या जिस तरह से जो है एक लार्ज स्केल पर हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए। तो वहाँ पर इतने ट्रांज़ैक्शंस को एक सिस्टमैटिक वे में लिखना इम्पोर्टेंट हुआ। तो वहीं से विकास हुआ या इन्वेंट हुआ आपकी जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका। अब देखिए कि है क्या? द डबल एंट्री सिस्टम इज़ अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। According to the system, every business transaction has a two-fold effect and changes to different accounts in opposite directions. यहाँ पे ये क्या है? ये प्रणाली जो होती है, एक पूरी तरह से वैज्ञानिक होती है और एक कंप्लीट है, पूर्ण विधि है। सिंगल एंट्री सिस्टम का सबसे बड़ी डिमेरिट ये होती है कि वो इनकम्प्लीट होती है, लेकिन ये वाला आपका कंप्लीट होता है। डिफरेंस क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। और ये 2 अलग-अलग खातों को विपरीत दिशाओं में प्रभावित करते हैं। ये 2 अलग-अलग अकाउंट्स को इफ़ेक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं? यहाँ पर आप देखिए कि इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, एक अकाउंट को अगर डेबिट किया जाता है, अनदर रिलेटेड अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, तो दूसरा अकाउंट जो उससे रिलेटेड होता है उसको जरूर से ही क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री में आपको याद ही होगा कि एक डेबिट करते थे और दूसरी क्रेडिट करते थे सेम अमाउंट से। लेकिन अमाउंट जो हमारा अकाउंट होता था वो अलग अलग होते थे, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम होता है। उसके बाद आ जाता है, यदि एक खाते को नाम यानी कि डेबिट करते हैं, तो उससे दूसरे संबंधित खाते को समान राशि में क्रेडिट कर दिया जाता है, अनिवार्य होता है। तो सेम 2 साइड होते हैं इसके। इंग्लिश हिंदी में यहाँ पर अलग-अलग मैंने आपको समझाया है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए भी ईज़ी रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी ईज़ी रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन। जो अभी आप लोग के एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीवियस में, देखा जाए कि हमारे इसमें हो या फिर जो आपका यूपीट्रिपल-एससी में हुआ हो या यूकेएसएससी में जो है उत्तराखंड का भी, बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हुए हैं तो उसको भी ज़रूर से देखिएगा, अगर आप लोगों ने फॉर्म उसमें फिल किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादातर अलग-अलग स्टेट के क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते हैं, तो उनको भी ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें डेफ़िनेशन की, तो मैं ये बता रही थी आप लोग को कि डेफ़िनेशंस बहुत पूछी जा रही हैं, तो अच्छे से डेफ़िनेशंस को भी देखते चलिएगा। जो इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराती रहूँगी। अगर आपके पास भी कोई बुक है तो उससे भी आप लोग एटलीस्ट ये देखते रहिए कि किसने क्या अपने डेफ़िनेशन में कहा है, तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। अब यहाँ पर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू जे.आर. बॉटलीबाय, जे.आर. बॉटलीबाय ने जो डेफ़िनेशन दी है कि एवरी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हैज़ अ टू फोल्ड एस्पेक्ट, इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शंस में 2 अकाउंट को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन, इट इज नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है, डिफिनेशन में भी उन्होंने पूरी समझ लीजिए यही बताया है कि डबल एंट्री सिस्टम को किस तरह से वर्क करता है कि 2 होते हैं पहलू,
एक खाता जो होता है उसकी 2 विपरीत दिशाओं में क्या किया जाता है, उसको एंट्री की जाती है, जिससे कि उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके। एक खाते को डेबिट करेंगे और दूसरे को हम क्रेडिट कर सकते हैं। बस यही बात इन्होंने भी इसमें कही है, लेकिन डेफिनेशन है तो आपको एज़ इट इज़ याद करनी है। डेफिनेशन में आप कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है कि किसकी डेफिनेशन है, ऑलरेडी डेफिनेशन वहाँ पर लिखी ही होगी। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल। The double entry system seeks to record both the aspect of every transaction. One aspect represent the receiving of a benefit and the other aspect represent the giving of a benefit. तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इन्होंने बस इतना कह दिया है साथ में कि एक जो उसका एस्पेक्ट है, यानी कि एक बार हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, एक बार डेबिट कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो कर रहे हैं वो हमको ये बताता है कि एक पहलू का लाभ प्राप्त करने को दर्शाएगा और दूसरा पहलू लाभ देना। एक से हम लाभ मिल रहा है, जैसे फर्नीचर हमने परचेज किया तो हमको क्या लाभ मिल रहा है, हमको फर्नीचर मिल रहा है। दूसरे व्यक्ति को क्या लाभ मिल रहा है, उसको उसके बदले में आप कैश दे रहे हैं तो उसको कैश मिल रही है। तो ये उसका लाभ हो गया और फर्नीचर आपका बेनिफिट हो गया। तो इन्होंने इसको थोड़ा-सा अलग वे में समझाया। ये 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी तो मैंने यहाँ पे आपको दी हैं। आप कुछ एग्ज़ाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। पहला है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, और ये किस पर बेस्ड होते हैं, ये सब आपके जो गोल्डन रूल्स हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, उन पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं आप लोग को समझा रही हूँ। जैसे काफ़ी टाइम से अगर जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे थे, तो उनके लिए भी ये है कि आपको बेसिक से सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है कि नकद में अगर मशीन खरीदी, परचेज़ मशीनरी फॉर कैश 50,000, तो यहाँ पर रियल अकाउंट का नियम लागू होगा। यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देखनी होती है, कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पूछता है कि इनकी इसकी एंट्री क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए गोल्डन रूल। तो आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके होंगे जिसने भी वीडियो प्रीवियस वाली देखी है। तो इसमें कौन-सा रूल लगेगा यहाँ पर, मशीनरी, मशीनरी क्या है? ये मशीनरी आपकी रियल अकाउंट है। तो मशीनरी और कैश दोनों ही रियल अकाउंट हो जाएँगे। तो यहाँ पर इसका क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो और जो भी चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। आ क्या रहा है? मशीनरी, और जा क्या रहा है? कैश। तो क्या हो जाएगा हमारा, चल एंट्री यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पर 50,000 इसमें आ जाएगा, इसमें 50,000, दोनों साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको आपको समझना होता है कि क्या अकाउंट है। यहाँ तो बहुत ईजी सा दे रखा है, वहाँ पर इससे भी बड़ा दे रखा होगा, लेकिन रूल सब में सेम ही लगना है, चाहे आपको कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना दे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हरीश को 10,000 का नकद भुगतान किया है, पेड कैश टू हरीश। अब यहाँ पर हरीश है, हरीश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और कैश जो है वो पे किया, लेकिन कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है। तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि हरीश नकद प्राप्त कर रहा है, हरीश को क्या है, मिल रहा है कैश, और यहाँ पर व्यापार से क्या जा रहा है, कैश बाहर हो रहा है। तो अब इसकी एंट्री क्या की जाएगी, तो इसमें पाने वाले का खाता क्या होता है, डेबिट होता है। कौन किसको मिल रहा है, हरीश को, तो हरीश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या जा रहा है, कैश जा रही है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाए। तो यहाँ पर 2 रूल्स आपके रुके लग रहे हैं, एक आपका पर्सनल का, दूसरा हो जाएगा रियल का। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड एग्जाम्पल में, 5,000 दुकान का किराया दिया है, पेड शॉप रेंट। अब यहाँ पर रेंट दिया है, रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, और क्योंकि कैश में ही दिया होगा तो कैश क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। तो इम्पैक्ट क्या आएगा कि खर्च क्या है, रेंट व्यापार के लिए दिया गया है, तो रेंट को हम डेबिट करें, क्योंकि एक्सपेंसेस जितने होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को। तो यहाँ पर और जा क्या रहा है, कैश। तो जो भी चीज़ जा रही होती है रियल अकाउंट के, उसमें हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एंट्री होगी। तो आपको गोल्डन रूल्स सिर्फ याद नहीं होने चाहिए, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। तभी आप इसमें अगर क्वेश्चन राइट यहाँ पर पूछ ले, कभी-कभी ये पूछ लेगा कि कौन सी जर्नल एंट्री सही है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए रूल आपको होना चाहिए। अगर यहाँ पर कई बार होता है कि अगर ट्रांज़ैक्शन दे देगा और पूछेगा, व्यवहार दे देगा कि ऐसा ट्रांज़ैक्शन हुआ, इसकी एंट्री क्या होगी? तो वहाँ पर भी आपके रूल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 अलग-अलग तरह के आपने रूल्स देखे, अलग-अलग तरह की एंट्री में। अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की अवधारणा क्या है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, डेबिट शब्द कहाँ से लिया गया है, क्रेडिट कहाँ से लिया गया है। तो डेबिट जो है ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो। जो डेबिट है वो डेबिटो वर्ड जो इटालियन वर्ड है उससे लिया गया है। इट रिप्रेजेंट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। इट इंक्रीज एसेट एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज लायबिलिटी कैपिटल। तो जो डेबिट साइड होता है वो किससे लिया गया है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछेगा किससे लिया गया है, तो इटालियन वर्ड से लिया गया। कौन सा वर्ड, डेबिटो से लिया गया। इसका ये इफेक्ट किस चीज़ को करता है,
तो ये खाते के बाएं पक्ष को दर्शाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को दर्शाएगा। डेबिट से जो होगा, अगर आपको याद होगा तो चाहे लेजर बनाइए चाहे आप जर्नल बनाइए, तो उसका जो फॉर्मेट होता है, आगे जब हम इसको जर्नल और लेजर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को फॉर्मेट भी मैं दिखाऊंगी। तो वहाँ पर डेबिट साइड पहले आता है, क्रेडिट साइड बाद में आता है। और ये क्या करेगा, ये जो एसेट होती है या फिर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको इंक्रीज करता है, और जो डेटर्स होते हैं, देनदारियां होती है, लाइबिलिटीज होती हैं सॉरी, और जो कैपिटल होती है उसको डिक्रीज करता है। फिर आ जाता है यहाँ पर क्रेडिट। क्रेडिट किससे लिया गया है, ये क्रेडिटो से लिया गया है। ये भी इटालियन वर्ड क्रेडिटो जो है उससे लिया गया है। इट रिप्रेजेंट द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, ये राइट साइड में होता है, तो डेबिट आपका इस साइड में हो जाएगा और क्रेडिट इस साइड में हो जाता है। और ये क्या करेगा, इट इंक्रीज लाइबिलिटी एंड कैपिटल, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो लाइबिलिटी कैपिटल इसको इंक्रीज करता है, और जो डिक्रीज किसको करता है, एसेट और रेवेन्यू को डिक्रीज करता है। अपोजिट उसका जस्ट हो जाता है डेबिट का। उसके बाद एक चीज और है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, डेबिटो जो वर्ड दे रखा है तो इसकी मीनिंग हो जाती है ड्यू फॉर दैट। इसकी मीनिंग हो जाती है ड्यू फॉर दैट, उसके लिए दे। और यहाँ पर केटो जो होता है इसकी मीनिंग हो जाती है ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट, ये इसकी मीनिंग हो जाती है। तो दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट मीनिंग भी पूछ लेता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं, सॉरी स्टेजेस क्या होती है, पहले ये देख लीजिए उसके बाद एडवांटेज पे चलेंगे। तो स्टेजेस क्या होती हैं, द अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर द सिस्टम फ्लोज थ्रू 4 सिस्टमैटिक स्टेजेस। इसमें 4 मेनली आएंगे आपकी। पहले स्टेप में जर्नल बनेगा, दूसरे में लेजर बनेगा, तीसरे में ट्रायल बैलेंस और फोर्थ में फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप में जाकर के आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेप होती है ये आप लोग की बुक कीपिंग होती है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। उसके आगे की जो स्टेप होती है वो आपकी अकाउंटिंग में है। यहाँ पर और भी डिटेल में है, एक बार देख लीजिए। ओरिजिनल रिकॉर्ड जर्नल जो होते हैं उसको किस तरह की बुक होती है, ओरिजिनल रिकॉर्ड की, यानी कि एक्चुअल में जो आरंभिक लेखे होते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं, वो आपके जर्नल में लिखे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी होती है या प्रारंभिक बुक कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी जर्नल। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अब एक और पॉइंट ये देखिए, किस फ्रेम में रिकॉर्ड किए जाते हैं, काल क्रमानुसार या फिर काल क्रमानुसार होता है, मेनली क्रोनोलॉजिकल वे में होते हैं, तिथिवार जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम एंट्री करते हैं। और प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, यानी कि जो जर्नल बनाने की प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, जर्नलाइजिंग कहलाती है। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है क्लासिफिकेशन। पहले में क्या होता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, दूसरे में हम वर्गीकरण करते हैं, वो किसमें करते हैं, लेजर में करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्लासिफिकेशन किसमें किया जाता है ट्रांजेक्शन का, तो लेजर में किया जाता है। एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर ट्रांसफर टू स्पेसिफिक अकाउंट इन द लेजर। अब ये किस तरह की बुक होती है, इसमें क्या रहता है, एंट्रीज की जाती जो की गई हैं जर्नल में, उससे हम वर्गीकृत करके अलग अलग उसके अकाउंट्स खोलते हैं, और वो अकाउंट्स की जो एक कंप्लीट बुक है वो लेजर कहलाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी कहा जाता है हिंदी में। फिर आ जाता है इसके बाद समराइज करना। समराइजिंग जो ट्रायल बैलेंस है उसमें सारांश निकाला जाता है। A list of all debit and credit balances of ledger accounts is prepared to check arithmetical accuracy। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ये मेनली इस काम आता है, ये देखना कि जो भी हमने जर्नल लेजर में बैलेंस निकाला होगा, अपने अकाउंट्स बनाए थे उसका बैलेंस निकला होगा, उनको रख करके एक साइड डेबिट और क्रेडिट को रखा जाता है, दोनों साइड टोटल आता है तो इक्वल आना चाहिए। और अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब आपने जो भी निकाला था बैलेंस वो पूरी तरह से करेक्ट था। अगर नहीं आ रहा तो उसके पीछे के रीजंस होते हैं, उसमें फिर एरर ढूंढा जाता है, ये सारी चीजें आती हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसे अलग अलग। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, टोटल डेबिट मस्ट इक्वल टोटल क्रेडिट। फिर फोर्थ स्टेज आ जाती है फाइनल, जहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। कौन से हो जाते हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, उसके बाद पीएनएल बनाएंगे। ट्रेडिंग से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद वित्तीय स्थिति जानना है तो उसके लिए हमको क्या बनाना है, बैलेंस शीट तैयार करनी है, जिससे कि हम फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंच सकें। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है आपकी अकाउंटिंग की। यहाँ पर स्टेजेस की बात हो रही है, वैसे तो आप इससे अगर देखेंगे आगे प्रोसेस पूरी जो होती है तो कम्युनिकेशन तक जाती है, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर हम जो है कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली चरण की बात कर रहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। उसके बाद आ जाता है क्या इसके लाभ होते हैं और क्या कमियां हैं, जल्दी से क्विकली एक बार इसको भी देख लेते हैं। साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि यहाँ पर एक आप लॉजिकल वे में कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखा रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइंटिफिक मेथड है।
अरिथमेटिकल यानी कि एक्यूरेसी होती है, आप आसानी से ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। डबल एंट्री सिस्टम में ही हम ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, जिससे कि हमें ये जानकारी मिल जाती है कि हमारे अकॉर्डिंग रखे हुए जितने भी एंट्रीज की गई, रिकॉर्ड रखे गए, वो पूरी तरह से गणितीय रूप से शुद्ध हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें जो फ्रॉड प्रिवेंशन है। तो फ्रॉड प्रिवेंशन में क्या है कि इसमें 2 अकाउंट क्योंकि एक साथ बनाए जाते हैं, एक में आप उसी अमाउंट से डेबिट करते हैं, एक में उसी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, तो ईज़िली हम क्या है इन रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम किसी प्रकार के फ्रॉड से प्रिवेंट हो सकते हैं। फिर आ जाता है टैक्स एंड लीगल एक्सेप्टेंस, क्योंकि इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट हो, इन तीनों ही जगह पर जो आपने बुक से रखी थी, अपने अकाउंट्स बनाए थे, इनको दिखाया जा सकता है एज़ एविडेंट, एज़ ए प्रूफ, ये आपके प्रोवाइड कराए जा सकते हैं और ये मान्य होते हैं। इसलिए क्या होता है इन अकाउंट्स को रखना कंपल्सरी होता है, जो लार्ज स्केल पे है प्राइवेट कंपनी में उनके लिए तो पूरी तरह से ज़रूरी है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें भी आपके एक छोटा व्यवसाय है तो बात अलग है, अगर बड़ा व्यवसाय है तो वहाँ पर भी आपको रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आप एक 1 पर्सन कंपनी भी अब बनती है, तो वहाँ पर आपका कंपल्सरी भी हो जाता है कि आपको अपने अकाउंट्स रखने हैं। तो ये हो जाते हैं इसके एडवांटेजेस। अब उसके लाभ हैं तो हानियाँ भी होंगी, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी अगर आपको एडवांटेजेस मिले तो डिसएडवांटेज ना हो। क्या है इसके डिसएडवांटेज? तो हाईली कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि आपने देखा कि रूल्स हैं सारे। जब तक आपको कोई नॉन कॉमर्स का हो, उसको आप डेबिट क्रेडिट समझाने बैठिएगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा इतनी आसानी से। उसी की समझ में आएगा जिसको डेबिट क्रेडिट के बारे में पता है, उसको गोल्डन रूल्स पता है, उसको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पता है, वही समझ पाएगा। तो रिक्वायर्स डीप टेक्निकल नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। वही समझ पाएगा जिसके पास अच्छे से नॉलेज होगी, डीप टेक्निकल नॉलेज होगी बुक कीपिंग, ये प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप देखते हैं अकाउंट्स की जो वैकेंसी आती है उसमें बीकॉम को ही मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है इन चीज़ों को, कोई अदर पर्सन अकाउंटिंग का काम नहीं कर पाएगा। और इसके बाद बी वाला ऑप्शन है इसमें दूसरा, एक्सपेंसिव मेंटेनेंस, यानी कि रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो स्मॉल बिज़नेस ऑफन कैन नॉट अफोर्ड टू हायर स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट टू मेंटेन दिस मल्टी लेयर्ड रजिस्टर्स, यानी कि इस तरह के रजिस्टर्स को रखने के लिए आपको स्पेशली एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, इसीलिए अकाउंटेंट की पोस्ट अलग से आती हैं, जूनियर अकाउंटेंट की आती है, असिस्टेंट की आती है, सीनियर की आती है, अलग-अलग पोस्ट आती हैं। तो वहाँ पर अलग से हायर करना पड़ता है, तो एक छोटे संस्थान के लिए इस खर्चे को उठाना मुश्किल होगा, इसलिए वो नहीं रखते। लेकिन जो बड़े होते हैं वहाँ पर उनको रखना है, पूरे-पूरे डिपार्टमेंट ही अलग होते हैं, लेखा विभाग। जैसे कि अब गवर्नमेंट सेक्टर पे आप देखिएगा वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस में ही आपकी वैकेंसीज़ निकली हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि अकाउंटेंट की है सीनियर लेवल पर, क्योंकि ये ऑफिसर रैंक होती है, तो वहाँ पर आपकी सारी वैकेंसीज भी आई होंगी। तो ग्रेजुएट हैं आप लोग, अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर पहले ओटीआर करिए, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करिए। एक बार तैयारी ज़रूर से करिएगा यूपीपीसीएस की भी, ये आपका पेपर इसका सिर्फ दिसंबर को होना है, तो इसकी भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। वैकेंसीज आई हुई हैं, फॉर्म फिलिंग हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि एक्सपेंसिव हो जाता है छोटे व्यवसायों के लिए, बड़े व्यवसायों के लिए रखना तो कंपल्सरी है ही। उसके बाद आ जाता है इनएबिलिटी टू डिटेक्ट। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक तक तो हमने देखा कि ईज़िली हम प्रिवेंट कर पाते हैं, लेकिन अगर एक सिस्टमैटिक तौर पर कोई फ्रॉड किया जा रहा है तो उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि आप लोग आज के टाइम में देख ही रहे हैं कि कितने फ्रॉड चल रहे हैं अलग-अलग जगहों पर। तो सेम वही चीज़ है कि अगर कुछ इस तरह के एरर्स हो रहे हैं, जो आपके जैसे कि आपने देखा होगा कि क्षतिपूरक कंपनसेटरी होते हैं। एक में आपने उतना अमाउंट से बढ़ा दिया, दूसरे में घटा दिया और सेम उतना ही अमाउंट, तो आसानी से उसे नहीं हम ट्रायल बैलेंस से पकड़ सकते। तो वो उस तरह के एरर जो होंगे, प्रिंसिपल्स में कुछ एरर हैं, स्टार्टिंग में कोई आपने अकाउंटिंग में ट्रांज़ैक्शंस को लिखना ही भूल गए आप जर्नल में, तो उस तरह के एरर को नहीं पकड़ा जा सकता। तो इसलिए हमेशा ये कहना कि पूरी तरह से इससे अगर हमने डबल एंट्री सिस्टम रखा तो अकाउंट्स हमारे सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कराई जाती है, ऑडिटिंग कराई जाती है, ऑडिट कराया जाता है। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस आपको समझ में आ गए। अब आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड डबल एंट्री सिस्टम से, जिससे कि आपको और अच्छी से समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएँगे। हू इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न डबल एंट्री सिस्टम? आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? जे.आर. बर्कलीबाई को, लुकास पैसिओली को, विलियम पिकल्स को, एडवर्ड जोन्स को? बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कौन है? आप सभी को पता है, लुकास पैसिओली। पहली ही वीडियो में मैंने आप लोग को पहली क्लास जो हुई थी उसी में ही बताया था इसके बारे में। कब से है इनका? तो 1494। और बुक का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बुक का नाम भी मैंने आप लोग को बताया था। बुक का नाम क्या था और ये कहाँ के रहने वाले थे? चलिए नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बुक ऑन द डबल एंट्री सिस्टम पब्लिश्ड?
दोहरा लेखा प्रणाली पर पहली पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है, 1494 के थे और तभी ये फर्स्ट बुक भी इनकी पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ ए पर्सनल अकाउंट? व्यक्तिगत खाते का मूलभूत नियम क्या है? पर्सनल अकाउंट का जो फंडामेंटल रूल है क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। तो ये दोनों तो सीधे से नहीं है, आपको पता ही है। कौन सा हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर, पाने वाले का खाता डेबिट और देने वाले का खाता क्रेडिट करना है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेंट पेड अकाउंट फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ अकाउंट? जो आपने किराया भुगतान किया है उसको आप किस प्रकार के खाते में दिखाएंगे? तो कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेखांकन समीकरण सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस लगा है तो ये तो गलत हो जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला पॉइंट, जो एसेट्स होती हैं एक साइड आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल होंगी और दूसरी साइड क्या हो जाती हैं? एसेट्स हो जाती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, इफ गुड्स आर परचेज फॉर कैश विच अकाउंट विल बी डेबिटेड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम? यदि नकद में माल खरीदा जाता है तो दोहरा लेखा प्रणाली के तहत किस खाते को डेबिट किया जाएगा? यहाँ पर कह रहे हैं यानी कि आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो कैश में कर रहे हैं तो आप कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे? कैश को, सेल्स को, परचेज को, क्रेडिटर्स अकाउंट? तो यहाँ पर आपकी जो जर्नल एंट्री होगी क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा? क्योंकि नगद में कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्या जा रहा है? कैश जा रही है, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो क्या डेबिट हुआ? परचेज। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज गुडविल अकाउंट? ख्याति खाता जो है वो किस प्रकार का खाता है? आपको तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे लेकिन जिस टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। आगे जैसे जैसे डिफिकल्ट टॉपिक आते जाएंगे आप लोगों के, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। ये जो है ये आप लोग का बेसिक है, तो यहाँ पर इससे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इसी लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी जितने भी प्रीवियस में पेपर्स आप लोग के हुए हैं, अलग अलग स्टेट में हुए हों या फिर यूपी में ही हुए हों, उसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से पूछे गए हैं। यहाँ पर गुडविल अकाउंट कौन सा है? तो आपको पता ही है, एसेट होती है लेकिन किस तरह की? इंटेंगिबल होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, इंटेंगिबल रियल अकाउंट। तो ये सारे ही अकाउंट मैंने अलग अलग आपको समझाए हुए हैं। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, नॉमिनल कितने टाइप के होते हैं, सारे ही। तो वीडियो नहीं देखी है, अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते बहुत लोग हैं, सब्सक्राइब सब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करिए आप लोग चैनल को, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक जरूर से कर दिया करिए। यहाँ पर नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज बाय? जर्नल से लेजर में प्रविष्टियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया ही है। जर्नल से जब लेजर में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग करना कहते हैं, खतौनी करना। और जब जर्नल बनाया जा रहा होता है तो जर्नलाइजिंग कहलाता है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय योर ट्रायल बैलेंस? निम्नलिखित में से किस त्रुटि का पता तल पर ट्रायल बैलेंस से नहीं लगाया जाता? तो ये वाला टॉपिक आपका ट्रायल बैलेंस में भी जाएगा और एक अलग से एडिशनल एंट्रीज का टॉपिक भी रहेगा, तो उसमें भी आप लोग को इसके बारे में मैं बताऊंगी अलग अलग कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस द्वारा नहीं लगाया जा सकता। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर, अगर आपने लेजर में गलती करी तो बिल्कुल पता लग जाएगा। प्रिंसिपल एरर करी, अगर आपने प्रिंसिपल एरर करी यानी कि किसी अकाउंट को, जैसे कि मशीनरी अकाउंट जब इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं मशीनरी अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं, प्रिंसिपल ये है। लेकिन अगर आपने उसमें दिखाने के बजाय कोई मजदूरी गई थी, वेजेस आपने दी थी किसी तरह के इंस्टॉल करने के लिए, आपने वेजेस अकाउंट में दिखा दिया तो प्रिंसिपल की मिस्टेक हो जाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर उसको आप लेकिन ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ पाएंगे। तो यही है, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा उसको आप ट्रायल बैलेंस से पता नहीं कर सकते। बाकी अगर आपने पोस्टिंग एन एंट्री टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट तो भी पकड़ में आ सकता है। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वो भी पकड़ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स रिकॉर्डिंग। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या है? किस चीज को रिकॉर्ड करना? टू ट्रांजेक्शन इन वन बुक, वन ट्रांजेक्शन इन टू सेट ऑफ बुक, टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बेस्ड इन द जर्नल। अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आप इसका आंसर जरूर से कर पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सभी बच्चे
जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर से इसका कमेंट करिएगा आंसर कि क्या है आपके अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में हमने डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इससे क्वेश्चन आपके कई एक क्वेश्चन बनेंगे। ये वाला टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको फोर्थ क्लास में रखा, जिससे कि आपका बेस अच्छे से समझ में आपको आ जाए। उसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, इसके बाद फिर आपका जर्नल लेजर, फिर हमारा वैसे ही सीक्वेंस में चलेगा। तो इस क्लास को ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही आपके दूसरे चैनल पर पीवाईक्यू ज़ोन पर कंप्यूटर की क्लास भी आ रही है, तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर भी आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।